हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरएएस प्री प्लस मेन, आरएएस प्री प्लस मेन इकोनॉमिक्स। और इस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे बजट निर्माण। और इस बजट निर्माण के टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले तो हम बजट से संबंधित फैक्ट्स देखे। इसके बाद में फैक्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे बजट से संबंधित जो निधियाँ होती हैं, कोष होते हैं, वो हमने पढ़े। और इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बजट चक्र, कि पूरा जो बजट है किस तरीके से लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा में रखने से पहले बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, कब से शुरू होती है, उसको पूरी प्रक्रिया को हम बजट चक्र में रखते हैं। और इस बजट चक्र की जो प्रक्रिया होती है, बजट चक्र की जो प्रक्रिया है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। बजट चक्र की प्रक्रिया को पूरे हम 4 भागों में बांटेंगे। इसका पहला भाग होगा बजट निर्माण व बजट स्वीकृति। बजट निर्माण व बजट स्वीकृति। बजट चक्र का पहला भाग होता है बजट का निर्माण। बजट का निर्माण के बाद में बजट की स्वीकृति। स्वीकृति के बाद में आता है बजट का निष्पादन। बजट का निष्पादन। निष्पादन के बाद आता है बजट का प्रबंधन एवं नियंत्रण। बजट का प्रबंधन एवं नियंत्रण। प्रबंधन एवं नियंत्रण। और सबसे लास्ट में आता है इसका अंकेक्षण। तो इस तरह से ये होता है आपके बजट चक्र। बजट चक्र को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा बजट निर्माण व बजट स्वीकृति। दूसरा भाग होगा बजट का निष्पादन। तीसरा बजट का प्रबंधन व नियंत्रण। और चौथा भाग होगा हमारा अंकेक्षण। ये जो है इकोनॉमिक्स आरएएस प्री प्लस मेन दोनों के लिए सफिशिएंट है। और इसका टॉपिक है बजट निर्माण। ये आरएएस प्री का टॉपिक है बजट निर्माण। और जो मेन में जो टॉपिक आता है वो आता है राजकोषीय नीति के नाम से। राजकोषीय नीति के नाम से। सबसे पहले हम बजट निर्माण, हम फैक्ट्स, बजट से संबंधित कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ, कैसे बजट आरंभ हुआ। इसके बाद हम बजट से संबंधित कुछ निधियाँ होती हैं, 3 तरह की निधियाँ थी, वो हमने पढ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है बजट चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं बजट चक्र। बजट चक्र में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा बजट चक्र का, वो है बजट निर्माण व स्वीकृति। ये जो चक्र होगा, इस पूरे चक्र में बजट निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है यहाँ से लेके और बजट की स्वीकृति तक पूरा चक्र हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो पहला भाग है बजट चक्र का, इस बजट चक्र का जो पहला भाग है बजट निर्माण व स्वीकृति, इसको भी हमने कई भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है बजट की तैयारी। इसका पहला भाग है बजट की तैयारी। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। बजट की हमारी जो तैयारी, हमारे भारत में जो बजट की तैयारी होती है, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है वो हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। और हमारा जो बजट रखा जाता है वो लगभग वो फरवरी में रखा जाता है, फरवरी की शुरुआत में। ठीक है। फरवरी की शुरुआत में ये बजट रखा जाता है। तो बजट रखने से पहले बजट की जो तैयारी शुरू होती है हमारे भारत में, वो लगभग अगस्त सितंबर के महीने में बजट निर्माण की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक है। और भारत में बजट निर्माण का जो कार्य है भारत सरकार कैसे सौंपती है, भारत सरकार इस बजट निर्माण के कार्य को सौंपती है वित्त मंत्रालय को। किसको सौंपती है? वित्त मंत्रालय को। बजट निर्माण का पूरा कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि बजट निर्माण का जो कार्य है अपना
वित्त मंत्रालय शुरू करता है। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय को काम दे दिया कि आप बजट निर्माण कीजिए। ये वित्त मंत्रालय क्या करेगा? इसके अंतर्गत होता है वित्त विभाग। वित्त विभाग को ये काम सौंप देता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? वित्त विभाग को काम सौंप देगा कि आप बजट का निर्माण कीजिए। विभाग और मंत्रालय में क्या फ़र्क होता है कि मंत्रालय में बैठते हैं मंत्री प्लस सचिव। जो सचिव होते हैं और मंत्री होते हैं वो बैठते हैं मंत्रालय में। यहाँ पे नीतियों का निर्माण किया जाता है और नीतियों का निर्माण करके यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है निदेशक। ठीक है, ये नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। विभाग क्रियान्वयन करते हैं, मंत्रालय नीतियों का निर्माण करते हैं। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय से कहेगी आप बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कीजिए। वित्त मंत्रालय वित्त विभाग को आदेश देगा कि आप बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कीजिए। वित्त विभाग क्या करेगा? वित्त विभाग एक प्रपत्र तैयार करेगा। एक प्रपत्र तैयार करेगा बजट से संबंधित एक प्रपत्र तैयार करेगा। और इस प्रपत्र में क्या होता है कि इस प्रपत्र में कि आपकी संभावित व्यय कितना है, आपकी संभावित व्यय कितनी है और आपका संभावित आय कितनी है, इन चीज़ों के आधार पर एक प्रपत्र बनाता है वित्त विभाग। ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर क्या बनाता है? ये प्रपत्र बनाता है वित्त विभाग। अब वित्त विभाग क्या करेगा? इस प्रपत्र को भेजेगा विभिन्न मंत्रालयों में। जैसे मान लो कृषि मंत्रालय होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। वित्त कृषि मंत्रालय के अलावा जैसे खेल मंत्रालय होता है, ठीक है, और इसके अलावा विदेश मंत्रालय है जैसे, यानी कि सभी मंत्रालयों के पास इस प्रपत्र को भेज दिया जाता है। ठीक है, रेल मंत्रालय, यानी सभी मंत्रालयों के पास ये प्रपत्र को भेज दिया जाता है कि आप अपने संभावित आय और संभावित व्यय, इनके आधार पर आप अपना पूरा बजट बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्या क्या आपकी योजना है। ठीक है, वित्त विभाग क्या करेगा? प्रपत्र बना के इन मंत्रालयों को भेज देगा। जिस तरह से वित्त मंत्रालय में ये विभाग थे, इसी तरह से इन मंत्रालयों में भी अपने अपने विभाग होते हैं। सब में अपने अपने विभाग होते हैं, जैसे खेल विभाग है ना, कृषि विभाग, विदेश मंत्रालय में विदेश विभाग, रेल मंत्रालय में रेल विभाग। इस तरीके से इनमें कई सारे, एक विभाग नहीं, इनमें बहुत सारे विभाग होते हैं। इसमें बहुत सारे विभाग होंगे, इसमें बहुत सारे विभाग होंगे, इसमें बहुत सारे विभाग होंगे। ठीक है, ये विभाग क्या करेंगे? इस प्रपत्र को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, जितने भी अधीनस्थ कार्यालय होंगे, उन अधीनस्थ कार्यालयों में ये विभाग उस प्रपत्र को भेज देते हैं। सभी अधीनस्थ कार्यालयों में एक अकाउंटेंट बैठता है। कौन बैठता है? अकाउंटेंट बैठता है। वह अकाउंटेंट अपने अधीनस्थ कार्यालय, यानी जिस कार्यालय में वो लगा हुआ है अकाउंटेंट, वो अपने कार्यालय का जितना भी आय और जितनी भी व्यय है संभावित, उस सब को इस प्रपत्र में भर के पुनः वापस कहाँ भेज देगा? वो अपने विभाग के पास भेज देगा। विभाग पुनः अपने प्रपत्रों को कहाँ भेज देगा? भरे हुए प्रपत्र को कृषि मंत्रालय के पास। ये सभी मंत्रालय मिलकर अपने अपने प्रपत्रों को भेज देते हैं वित्त विभाग के पास में, और वित्त विभाग इस प्रपत्र को भेज देता है वित्त मंत्रालय के पास में। इस तरीके से ये पहली प्रक्रिया होती है बजट की तैयारी। भारत में बजट की तैयारी होती है लगभग अगस्त सितंबर के महीने से शुरू हो जाती है। और भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय की देखरेख में बजट के निर्माण का कार्य होता है। वित्त मंत्रालय वित्त विभाग को भेज देता है। वित्त विभाग प्रपत्र तैयार करता है, उस प्रपत्र को सभी मंत्रालयों में भेजता है, और ये सारे मंत्रालय अपने अपने विभागों में इस प्रपत्र को भेजते हैं, और विभाग होते हैं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उस प्रपत्र को भेजते हैं। वहाँ पर जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने प्रपत्र को भर के पुनः इस प्रक्रिया को चलाते हैं। तो ये आपका भाग होता है बजट की तैयारी। यहाँ पे आपका ये भाग बजट की तैयारी फिनिश होता है। इसके बाद बजट निर्माण का दूसरा जो भाग है, बजट निर्माण और स्वीकृति का दूसरा भाग, उसको हम देखते हैं। अभी हमने वित्त मंत्रालय को प्रपत्र बना के भेज दिए। हमने क्या किया है अभी तक कि बजट निर्माण की शुरू कर दिया है, और बजट निर्माण में हमने बजट निर्माण की शुरुआत कर दी है। ठीक है, बजट निर्माण की शुरुआत हो गई, और शुरुआत के बाद में ये पहुंच गया वित्त मंत्रालय के पास में। अब दूसरा ये जो अनुमान थे, ये सारे जो अनुमान थे वो वित्त मंत्रालय के पास में पहुंच गए। अब दूसरा जो भाग है बजट निर्माण और स्वीकृति का, वो है बजट अनुमानों को एकीकृत करना। बजट अनुमानों को
एकीकृत करना, एकीकृत करना, ठीक है, बजट अनुमानों को एकीकृत करना। ये क्या होगा, बजट अनुमानों को एकीकृत कैसे करेंगे कि अभी तक की हमने प्रक्रिया देखी, सारे जो मंत्रालय थे, जितने भी सारे मंत्रालय थे, उन्होंने वित्त मंत्रालय को कहाँ पे, वित्त मंत्रालय को, सॉरी, सारे मंत्रालयों ने वित्त विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजी और वित्त विभाग ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी। सभी ने कहाँ भेजी थी, वित्त विभाग में, और वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी। क्योंकि ये सारे जो प्रपत्र है, उस प्रपत्र में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी अनुमानित हैं कि हमारा अनुमानित आय इतनी होगी और अनुमानित आय व्यय इतनी होगी, ठीक है। तो ये अनुमानित आय व्यय सब पहुंच जाती है प्रपत्रों भर के वित्त मंत्रालय के पास। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा, इन अनुमानों का, जो भी अनुमान उसके पास आए हैं कि हमें इतना पैसा हमारा खर्च होगा, इतनी हमारी आय होगी, इसका करेगा वित्त मंत्रालय सूक्ष्म निरीक्षण। क्या करेगा, सूक्ष्म निरीक्षण। ये दूसरे भाग की प्रक्रिया है, सूक्ष्म निरीक्षण करेगा वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म निरीक्षण करेगा। और इस सूक्ष्म निरीक्षण में उसकी सहायता करेगा कौन, वित्त मंत्रालय की सहायता करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी सहायता करता है, ठीक है। ये जो सूक्ष्म निरीक्षण का जो कार्य है वित्त मंत्रालय के द्वारा नवंबर के महीने तक पूरा कर लिया जाता है, नवंबर के महीने तक पूरा कर लिया जाता है। ये जो सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ये किन किन आधारों पर किया जाता है। एक तो मित व्ययता के आधार पर, यानी कि कम से कम खर्चा होना चाहिए, प्रत्येक विभाग का कम से कम खर्चा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सरकार की नीतियाँ, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, सरकार के क्या कार्यक्रम हैं, उनके आधार पर बजट होना चाहिए। तीसरा, सरकार ने जो नियम कायदे बना रखे हैं, नियम कानून, उनके हिसाब से ये प्रपत्र भरा होना चाहिए, उस आधार पर सूचना निरीक्षण करता है। चौथा, कार्यकुशलता के आधार पर, कार्यकुशलता यानी किस विभाग की कार्यकुशलता कितनी है, क्या उसको इतना पैसा दिया जाना चाहिए, इन आधारों पर वित्त मंत्रालय उन अनुमानों का निरीक्षण करता है, ठीक है। और निरीक्षण करने के बाद में ये जो अनुमान होते हैं वो 3 भागों में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो उनके खर्चे होते हैं, ये उनके उन्होंने जो व्यय बताए हैं वो 3 भागों में बांट दिए जाते हैं। पहला जो भाग होता है उनका, पहला जो व्यय होता है उनका, वो बताते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना व्यय करना है। तो पहला जो व्यय होता है उनका, एक तो स्थायी व्यय होते हैं, ठीक है। किसी विभाग के स्थायी व्यय होते हैं, हमेशा कुछ ना, जैसे पेमेंट, किसी विभाग की पेमेंट है, पेमेंट है तो वो स्थायी व्यय है, ठीक है, तो स्थायी व्यय होता है। दूसरा, परिवर्तित योजनाएं, सरकार ने जो योजना चला रखी है उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, परिवर्तन के कारण उनको ज़्यादा बजट चाहिए, तो परिवर्तित योजनाएं से संबंधित व्यय। तीसरा, नवीन योजनाओं से संबंधित व्यय। तो इस तरीके से उनका जो व्यय होता है वो 3 आधारों पर बांट दिया जाता है। उनका जो व्यय अनुमान है, जो भी उनका बजट अनुमान है, वो 3 आधारों पर बांट दिया जाता है। तो ये होता है हमारा बजट अनुमानों को एकीकृत करना। अब बजट वित्त मंत्रालय ने इस आधार पर बजट अनुमानों को अपने पास एकीकृत करके रख लिया है, उसका निरीक्षण कर लिया, अब एकीकृत कर लिया, अब अपने पास उसने कलेक्ट कर लिया। तो बजट निर्माण और स्वीकृति का पहला भाग हमने पढ़ा था, बजट निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत। दूसरा, बजट अनुमानों को एकीकृत कर लिया उसने। एकीकृत में सबसे पहले वित्त मंत्रालय के पास में आए सारे अनुमान, उन अनुमानों को निरीक्षण किया, निरीक्षण में उसकी सहायता की नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने। इस सूक्ष्म निरीक्षण का कार्य वो नवंबर तक पूरा कर लेते हैं और इन आधारों पर मितव्ययता, सरकार की नीतियाँ, नियम कायदे कानून, कार्यकुशलता के आधार पर निरीक्षण करने के बाद में 3 आधारों पर उनके जो खर्चे हैं उनको बांट देता है वो। इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है, अब वित्त मंत्रालय ने सारे अनुमानों को एकीकृत कर लिया है, ठीक है। अब एकीकृत करने के बाद में तीसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, तीसरा जो पॉइंट है वो होता है मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति। मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा, वित्त मंत्रालय ने वो अनुमान एकीकृत कर लिए, ठीक है। वित्त मंत्रालय के पास जो अनुमान है, जो वित्त अनुमान है ना,
जो वित्त अनुमान है उन वित्त अनुमानों को वित्त मंत्रालय कहाँ भेजेगा? अब मंत्रिपरिषद के पास में, ठीक है, मंत्रिपरिषद के पास में। मंत्रिपरिषद इन पर चर्चा करती है, मंत्रिपरिषद इस पर चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद में मंत्रिपरिषद इसको पास कर देगी। हाँ भाई ठीक है, ये पास हो गया, अब इसको रखेंगे हम संसद में, ठीक है। अब यहाँ से आगे पास होने के बाद में अब ये जाएगा लोकसभा में, ठीक है। मंत्रिपरिषद से पास होने के बाद अब हम चलेंगे लोकसभा में। अब हम आपको ले चलते हैं लोकसभा में। लोकसभा में देखेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी इस पर। तो चौथा हमारा पॉइंट है वो है बजट पर बहस। बजट पर बहस। अब वित्त मंत्री गए, वित्त मंत्री हैं, अब वित्त मंत्री इसको लेके जा रहे हैं कहाँ पे? लोकसभा में। सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, तो लोकसभा में लेके गए इसको, ठीक है। लोकसभा में गए और उन्होंने बजट को रख दिया। अब बजट पे वहाँ पे होती है साधारण बहस। सबसे पहले क्या होगी? साधारण बहस होगी, और साधारण बहस के बाद में उस बजट पर साधारण बहस होने के बाद में वित्त मंत्री ये बताते हैं कि भाई हम इतने कर लगाएंगे सरकार पे, इतने नए कर लगाएंगे या पुराने कर हमारे यही रहेंगे। यानी कि वित्त मंत्री वहाँ पे बताते हैं कि हमारी आय इतनी होगी और हमारी व्यय इतनी होगी, ठीक है। वित्त मंत्री उस बहस के दौरान क्या बताते हैं कि हमारी आय इतनी होगी और व्यय इतनी होगी। आय किसके द्वारा बताते हैं? आय बताते हैं कि कर के माध्यम के हम ये कर हैं हमारे, हम ये कर लगाते हैं और ये कर नए कर लगाएंगे, ये हमारे पुराने कर हैं इनको चालू रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो सारी चीज़ें वो इसमें बताते हैं। और व्यय के बाद बताते हैं कि हमारी ये नई योजना है, हम ये योजना चलाएंगे, इस तरीके से हमारा व्यय होगा। इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, जब साधारण बहस ख़त्म हो जाती है, तो बहस ख़त्म होने के बाद में वित्त मंत्री ने ये जो कर बताए हैं, ये जो कर बताए हैं, इन कर से संबंधित जो विधेयक है, इन कर से संबंधित जो विधेयक है, अब वित्त मंत्री इस विधेयक को रखेंगे पटल के सामने, लोकसभा के सामने। तो चलो अब इसको रखते हैं हम अपन, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो कर से संबंधित ये जो विधेयक है इसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक, ठीक है। अब यानी कि साधारण बहस हो गई और साधारण बहस के बाद में मंत्री जी ने वित्त विधेयक रखा। ये जो वित्त विधेयक होता है सरकार की आय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आय से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें सरकार क्या क्या बताती है? इसमें सरकार बताती है कि क्या नए कर लगाएगी, यानी कि कौन कौन से नए कर लगाएगी। हम कहेंगे क्या क्या नए कर लगाएगी, कौन कौन से नए कर लगाएगी सरकार, इनके बारे में बताती है। दूसरा, अगर सरकार ने वर्तमान कर ढांचे में सुधार किया है, सरकार ने वर्तमान कर ढांचे में सुधार किया है, तो वो बताएगी इसमें कि ये हमने कर सुधार किया है, ये कर हम लगाएंगे। तीसरा, या फिर ये बताएगी कि भाई जो वर्तमान में जो कर का स्वरूप चल रहा है, वर्तमान जो कर स्वरूप चल रहा है, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, हम उसी को चलाएंगे, हम किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी जो भी चीज़ है उसको बताना पड़ेगा वित्त विधेयक के माध्यम से, ठीक है। चाहे सरकार नए कर लगाए या नहीं लगाए, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, लेकिन फिर भी सरकार को ये वित्त विधेयक रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको आय बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाता है अपना वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक, ये जो वित्त विधेयक इन्होंने रखा, मान लिया ये वित्त विधेयक पास हो गया, माना कि ये वित्त विधेयक पास हो जाता है, सभी जो सांसद हैं उसके सभी जो सदस्य हैं वो उन्होंने इस पर वोट दे दिया। वोट देने के बाद में इसको पास कर दिया। माना कि जब ये वित्त विधेयक पास कर लिया जाता है, तो पास करने के बाद में क्या होता है, सरकार के पास क्या पावर आती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें जो अप्रत्यक्ष कर बताए गए हैं, इसमें जो अप्रत्यक्ष कर बताए गए होंगे, ये जो अप्रत्यक्ष कर जिस समय ये वित्त विधेयक पास होता है, जिस समय ये वित्त विधेयक पास होता है, उसी समय से अप्रत्यक्ष कर लागू हो जाते हैं देश में, ठीक है। कोई भी अप्रत्यक्ष कर इस वित्त विधेयक में बताया गया है, तो जैसे ही ये पास होता है तो उसी समय से ये लागू हो जाते हैं। दूसरी, इसमें होते हैं प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जैसे ही ये विधेयक पास होता है संसद में, तो पास होने के साथ ही ये लागू नहीं होते हैं,
ये पास होने के साथ ही लागू नहीं होते हैं, ये लागू होते हैं 1 अप्रैल से, या तो 1 अप्रैल से लागू होंगे या फिर जो भी तिथि दी हुई होगी इस विधेयक में तब से ये प्रत्यक्ष कर लागू होते हैं। तीसरी चीज़, ये वित्त विधेयक जब पास हो जाता है तो पास होने के बाद में ये अधिनियम बन जाता है। पास होने के बाद में ये अधिनियम कहलाता है, वित्त अधिनियम बन जाता है। ये पूरी साल के लिए लागू रहता है, ये जिस साल के लिए पास होता है उस साल के अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और सरकार को राजस्व वसूली का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है इसके पास होने के बाद में। तो ये हमारा होता है वित्त विधेयक, और ये बजट पर बहस की प्रक्रिया चल रही है। अभी चौथी प्रक्रिया चल रही है बजट पर बहस की प्रक्रिया, और बहस की प्रक्रिया में हमने वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में अपना बजट रखवा दिया। बजट पे साधारण बहस करवाई। बहस के बाद में वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक रखा जो करों से संबंधित है, ठीक है। अब ये पास हो गया। पास होने के बाद में सरकार को 2 तरह के अधिकार प्राप्त हो गए और ये अधिनियम बन गया। अब हमारे सामने कई बार क्वेश्चन आता है एक कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या फ़र्क होता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या फ़र्क है। हमारे सामने सवाल है कि वित्त विधेयक, कई बार हम सुनते हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, चलो वित्त विधेयक, और इधर लिखेंगे धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि धन विधेयक केवल उन विषयों से संबंधित होता है, केवल उन विषयों से संबंधित होता है, वित्त विधेयक केवल उन विषयों से संबंधित होता है जिनका उल्लेख आर्टिकल 110(1) में दिया गया है। यानी कि वो विषय जिनका उल्लेख आर्टिकल 110 में दिया गया है और 110 के धारा 1 में दिया गया है। अब वो कौन कौन से विषय हैं उनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि धन विधेयक कौन सा होता है। यानी अगर कोई ऐसा विधेयक जिसमें नए कर लगाना या फिर किसी कर को घटाना या किसी भी प्रकार का करों में होने वाला बदलाव, वो क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक कहलाएगा, ठीक है। तो वही वित्त मंत्री ने जो वित्त विधेयक रखा था वो क्या था, वो धन विधेयक भी था, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, भारत सरकार द्वारा कर लेने संबंधी प्रावधान। भारत सरकार जो कर लेती है ना, एक 2 चीज़ आती हैं इसमें, एक तो टैक्स, ठीक है। तो जो टैक्स लेने संबंधी जो प्रावधान होते हैं, एक तो वो धन विधेयक में आते हैं, या फिर दूसरा भारत सरकार कहीं से ऋण लेती है, तो ऋण लेने संबंधी अगर कोई विधेयक संसद में रखा जाता है तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो 2 चीज़, एक तो कर में अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव करती है सरकार, उससे संबंधित कोई विधेयक आएगा संसद में तो वो धन विधेयक कहलाएगा। तीसरी चीज़, भारत सरकार द्वारा कोई कर से संबंधित या ऋण से संबंधित कोई प्रावधान होता है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। तीसरी चीज़, अपना जो संचित निधि होती है प्लस जो आकस्मिक निधि होती है, संचित निधि और आकस्मिक निधि से अगर कोई पैसा निकालना है, उनसे अगर पैसा निकालना है या उनमें कोई पैसा जमा कराना है, ठीक है, तो इनसे संबंधित कोई विधेयक अगर संसद में लाया जाएगा तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। और इन सभी चीज़ों का उल्लेख है आर्टिकल 110(1) में किया गया है, ठीक है। तो पहला धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक होता है कि केवल 110(1) में ये जो चीज़ें दी गई हैं इनसे रिलेटेड ही कोई अगर विधेयक लाया जाएगा तो वो धन विधेयक कहलाएगा। जबकि वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक आर्टिकल 110 के अलावा अन्य से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित विधेयक हो सकता है, संबंधित हो सकता है,
ठीक है। यानी कि ये तो आर्टिकल 110(1) में इनका उल्लेख दिया गया है, इनसे संबंधित विधेयक जो होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। और बाकी इनके अलावा कोई अगर ऐसा विधेयक है जिनमें पैसे की बात हुई है, जिसमें धन की बात है, ठीक है, जिसमें पैसे की बात है, तो वह विधेयक किस में आएगा, फिर वो वित्त विधेयक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वो पैसे से लेन देन चीज़ें इनसे रिलेटेड नहीं होंगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा वित्त विधेयक। ये इनमें पहला डिफरेंस होता है। अभी दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है, धन विधेयक जो होता है इस पे अनुमति देने के लिए, धन विधेयक को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, राष्ट्रपति को बाध्यता होती है, ठीक है, कि इस पे उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। अगर ये लोकसभा से पारित होने के बाद और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको इसके बाद स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, उसको अनुमति देनी ही पड़ती है, अस्वीकृत नहीं कर सकता। जबकि वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बाध्य नहीं होता है, ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है स्वीकृति देने के लिए। तीसरा डिफरेंस होता है, प्रत्येक धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। जिस तरीके से हमने अभी देखा था कि जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अभी लोकसभा में रखा था, यानी कि हमने अभी जो पढ़ा था लोकसभा में जो कर से संबंधित विधेयक रखा था उसको हमने वित्त विधेयक बोला था, वो वास्तव में धन विधेयक था। तो इसलिए हम कहते हैं प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है। इसमें चौथा डिफरेंस देखेंगे, इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, जबकि इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अभी पांचवा डिफरेंस देखेंगे। पांचवा डिफरेंस ये होता है कि धन विधेयक ये जो होता है ये लोकसभा से पारित हो गया, मान है ना, ये लोकसभा से पारित हो गया। अब पारित होने के बाद में ये जाएगा राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, ठीक है। अगर ये 14 दिन से ज़्यादा रखती है अपने पास, है ना, 14 दिन तक रखती है, अगर 14 दिन तक ये नहीं लौटाती है, ठीक है, अगर 14 दिन तक ये नहीं लौटाती है तो ये जो धन विधेयक है अपने आप पारित माना जाएगा, अपने आप पारित माना जाता है। ये अपने आप पारित माना जाता है। ये कैसा होगा? अपने आप पारित, यानी कि लोकसभा से पारित होने के बाद में धन विधेयक जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं टाल सकती। अगर 14 दिन तक वो चाहे लौटाए इसको या ना लौटाए, लौटाती है ठीक, नहीं लौटाती है तो ठीक, अपने आप पारित माना जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो वित्त विधेयक होता है, ये वित्त विधेयक होता है, ये दोनों सदनों में पारित होना बहुत ज़रूरी है। दोनों सदनों में पारित होना ज़रूरी है। दोनों सदनों में पारित होना ज़रूरी होता है। ये तो ही इसकी असमानता है, दोनों के अंदर क्या असमानताएं हैं, ठीक है। ये तो ही धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में असमानता क्या क्या थी, हमने 5 असमानताएं पढ़ी। अब असमानताओं के बाद अब हम इसकी समानताओं पर प्रकाश डालेंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानता होती है।
तो पहली समानता ये होती है धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में कि दोनों सबसे पहले लोकसभा में ही रखे जाते हैं। लोकसभा में ही रखे जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं। ये सबसे पहले दोनों, चाहे धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, वो लोकसभा में रखी जाएंगे। दूसरी समानता ये होती है कि दोनों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। तो ये दो समानताएं होती हैं इनके अंदर में कि दोनों लोकसभा में रखे जाते हैं पहले और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा हम कुछ नोट डाल के लिखेंगे इसमें। पहली चीज़ लिखेंगे कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम फैसला कौन करेगा, वो स्पीकर करता है। ठीक, कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा के कुछ या सभी सुझावों को स्वीकार करे। या अस्वीकार करे, ठीक है। या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, कुछ भी करे, दोनों किसी भी कंडीशन में धन विधेयक पारित माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के पास में कोई भी पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इन दोनों विधेयकों के संबंध में, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा स्वीकृत होना आवश्यक है, लेकिन जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के संबंध में ये है कि लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा के ये जो सुझाव हैं उनको स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। ये लोकसभा के ऊपर है, अगर चाहे तो स्वीकार करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। धन विधेयक यह ये पारित माना जाएगा, ठीक है। चाहे राज्यसभा इस पर हाँ करे ना करे, कुछ भी करे, ये 14 दिन के बाद में अपने आप स्वीकृत माना जाएगा। लेकिन ये जो वित्त विधेयक होता है, इसके संबंध में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। और इसके बाद में हम कल जो है, अभी तक हमने देखा कि सरकार ने अपनी आय बताई थी कर लगाने के बाद में, तो उससे संबंधित हमने वित्त विधेयक रखवाया था। वित्त विधेयक हमने लोकसभा में रखवाया, ठीक है। और इस वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार ने बताई कि भाई हमारी आय इतनी होगी। अब सरकार ने आय बता दी, अब यहाँ से सरकार बताएगी कि हम व्यय कितना करेंगे, ठीक है। अभी तक तो सरकार ने आय बता दी, अब सरकार व्यय से संबंध में एक रखती है अनुदान की मांग। अनुदान की मांग से संबंधित विधेयक रखती है इसके बाद में सरकार, ठीक है। अनुदान की मांग से संबंधित जो विधेयक रखती है, इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार ने अपनी जो है आय बता दी और कर बता दिए कि हम ये कर लगाएंगे, ठीक है। और इससे संबंधित वित्त विधेयक और वित्त विधेयक को हमने पारित करवा दिया। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसके साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।